तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे आईटी, फार्मा और कुछ स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स के बारे में। देखेंगे इनमें सपोर्ट कहाँ पे बन रहे हैं और शुरुआत करेंगे सबसे पहले आईटी बीज के साथ। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ईटीएफ के एनालिसिस वाली वीडियो आपको यहाँ पे कंटिन्यूस देखने को मिल जाएंगी, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं इस टाइम पे एंड किस तरह से मार्केट में आगे बढ़ना है डे टू डे बेसिस पे, क्योंकि देख रहे हो आजकल करेक्शंस जो है किस तरह से रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कौन सा पॉइंट होगा जहां से मार्केट जो है रिवर्स कर सकता है और एक आपको अपॉर्चुनिटी दे सकता है ईटीएफ में रीबैलेंसिंग का। ये सारे कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको डे टू डे बेसिस पे निफ्टी के चार्ट के साथ बता रहा हूं। तो वो सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं अगर आप किसी ईटीएफ में फंसे हो या फर्दर नेक्स्ट ईटीएफ में पोजीशंस बनाना चाहते हो। तो उसी कॉन्सेप्ट को आगे यहाँ पे डिस्कस करते हुए सबसे पहले आईटी बीज के साथ शुरुआत करेंगे। और आईटी बीज में ये चीज़ मैंने हम लोग काफ़ी दिनों से डिस्कस करें कि स्ट्रांगनेस है, ये सेक्टर जो है एटलीस्ट अब बहुत ज़्यादा बढ़ तो नहीं रहा है लेकिन आपके पैसे को टूटने नहीं दे रहा। बीच बीच में ये स्विंग्स भी अच्छा खासा दिखा रहा है। यही चीज़ हमने यहाँ पे कंसोलिडेशन पे भी बात की थी कि कंसोलिडेट होके ऊपर ब्रेकआउट हुआ है तो ये एक अच्छा मूव आराम से हो सकता है। और उससे पहले ये एक अच्छा खासा इसके चार्ट पे देखोगे, यानी कि सेक्टर के चार्ट पे, तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न बनाइए। इस तरह का कप आपको दिखेगा और ये हैंडल दिखेगा एंड फाइनली इसने ब्रेकआउट भी किया हुआ एक बड़े टर्म से। तो बड़े टर्म से ब्रेकआउट होता है तो क्या होता है, ये चार्ट मैंने आपको सेक्टर को बना यहीं पे बना दिया है सो दैट हमें बार बार सेक्टर का चार्ट रेफर ना करना पड़े। तो इस तरह से आप समझो कि ये ब्रेकआउट लाइन है एंड ब्रेकआउट लाइन पे ब्रेकआउट करके इसने काफी दिनों तक सस्टेन किया है एंड फाइनली एक मूव आई है और ये भी मूव जो है करेक्शन के टाइम पे आई है। आईटी के कुछ मिक्स टाइप के रिजल्ट आए, यानी कुछ रिजल्ट अच्छे आए, कुछ रिजल्ट खराब भी आए हुए हैं। फिर भी इंडेक्स जो है उतना ज्यादा करेक्ट नहीं हुआ। टॉप से देखोगे तो ये टॉप से जस्ट आपको 7% की करेक्शन देखने को मिलेगी, जहां पे 20% की करेक्शन जो है कुछ ईटीएफ में जा चुकी है। इवन 25% भी रियल्टी और डिफेंस नीचे आ चुके हैं, वहां पे इसने अभी भी होल्ड किया हुआ है। और ये जो है ना, ट्रंप के आने के बाद आईटी सेक्टर में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि काफी यहां से बेटर अपॉर्चुनिटी बन सकती है आईटी सेक्टर के लिए, क्योंकि आईटी सेक्टर अंडर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पिछले टेन्यूर में भी अच्छा किया था, जो कि 17 से 21 का पीरियड होगा। ऑफ कोर्स उसमें कोरोना आया था तो कोरोना में एक अच्छी खासी डिप आपको देखने को मिल जाएगी। अदरवाइज आईटी ने काफी शार्प रिकवरी की है और कोरोना के बाद जो बुल रन हुआ ना उसमें आईटी बहुत ज्यादा भागा है। लेकिन 2022 का जो करेक्शन आई, ये करेक्शन इस टाइप से इसने काफी टाइम बिताया, इस बुल रन में बहुत ज्यादा चला नहीं। एक्चुअल में ये इस बुल रन में पिछड़ गया था लास्ट वाले में, जो कि मैं 23 की बात कर रहा हूँ। 23 से 24 तक आप मान सकते हो ये चला एंड फाइनली अभी हम लोग करेक्शन पीरियड में फिर से आ चुके हैं एंड इस करेक्शन में आईटी जो है लीड कर रहा है, यानी कि करेक्शन में नहीं लीड कर रहा है, यहाँ पे कम गिरावट में लीड कर रहा है, स्ट्रांगनेस में लीड कर रहा है। इस बार ये काफी स्ट्रांग दिख रहा है और मार्केट को थोड़ा सा इसको सपोर्ट चाहिए। यहाँ से ऑलरेडी ये सपोर्ट पे आ चुका है। एक बार लाइन देख लेते हैं कहाँ पे भी हमें देखने को मिलेगा। तो इस सपोर्ट जो है ना इसमें वो अभी 45 के आसपास बनता हुआ देखने को मिलेगा और इसी सपोर्ट लाइन से इसको फिर से बाउंस हमें देखने को मिलेगा। अब देखो नेक्स्ट इसमें सपोर्ट जो हमने बात की थी कि मैक्स टू मैक्स करेक्ट हो सकता है, जो कि 43 तक इजीली आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज का भी इसको सपोर्ट मिल जाएगा। और आईटी के रिजल्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, यानी कि मिक्स टाइप के रिजल्ट रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। लेकिन हालांकि यहाँ पे न्यूज़ जो है वो अच्छी खासी रही है कि एआई में काफ़ी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो रहा है यूएस की तरफ से, और ट्रंप के आने के बाद स्पेशली उन्होंने एक बड़ा डील साइन किया हुआ है। तो इस तरह से ये इन्वेस्टमेंट जो होगी ना एआई वाली, वो अभी आईटी सेक्टर में एक अच्छा खासा ग्रोथ ला सकती है। क्योंकि एआई कहाँ जाएगा, एआई तो इसी आईटी कंपनियों पे काम कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने एआई थीम को लेके जब ये 35 पे आया था, इस चीज़ पे मैंने आपके लिए विश्वास बनाने के लिए आपको यही बात बताई थी कि एआई का बूम चल रहा है और एआई वाला जो थीम है ना ये आईटी को लीड जरूर करेगा। जो कि कोफोर्ज, मैंने कुछ कंपनियों का नाम भी बताया था आपको, कोफोर्ज एंड परसिस्टेंट, ये दोनों जो है इंडियन आईटी स्पेस में काफ़ी अच्छा खासा एआई में लीड कर रहे हैं। हालांकि वो रेस छूट चुकी है। आप कोफोर्ज एंड परसिस्टेंट का जाके आप चार्ट देख सकते हो किस तरह से वहाँ से ये डबल हो चुके हैं। जब आईटी यहाँ से 35 से ऊपर निकला इतने दिन में ये कोफोर्ज एंड परसिस्टेंट तो डबल हो चुके हैं। तो एआई थीम ऑलरेडी वर्कआउट कर रहा है और ऑलरेडी कर चुका भी है, काफ़ी हद तक तेज़ी जो है वो निकल चुकी है। बट फिर भी ये सेक्टर का ग्रोथ जो है अभी ठीक लग रहा है। अब इसको चाहिए थोड़ा सा मार्केट का सपोर्ट एंड सपोर्ट पे ऑलरेडी हमने देख लिया। थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे सपोर्ट करता है, यानी निफ्टी अभी इस तरह से नीचे की तरफ है और यहाँ से जब ये रिबाउंड करेगा निफ्टी ने, तो ये जो तेज़ी होगी ये वाली इस टाइप की तेजी में आईटी सेक्टर भी यहाँ से फिर से एक आपको स्विंग का मौका दे सकता है। तो जो लोग स्विंग खोज रहे हैं आईटी सेक्टर को देख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें ध्यान दे के चलना कि सेक्टर है अल्टीमेटली और गिरावट का मार्केट चल रहा है, तो दोनों चीज़ें अगेंस्ट में जा सकती है। तो लिमिटेड कैपिटल के साथ ट्राई आउट किया जाता है स्विंग्स के लिए। अदरवाइज अपने पोजिशंस नहीं बनाइए तो फिर देख सकते हो मल्टी सेक्टर ईटीएफ जो कि ऑलरेडी नीचे गिरावट में,
यहाँ पे आपको वैल्यू लगती है तो ये इस वैल्यू को कैप्चर किया जा सकता है ऑलरेडी। जैसे मैं बताया था कि सबकी अपनी अपनी स्टाइल होती है, मैं वैल्यू इन्वेस्टर हूँ तो मैं हमेशा लो पॉइंट पे खरीदने की कोशिश करता हूँ। ऑफकोर्स एग्जैक्टली मैं लो पॉइंट तो नहीं खरीद पाऊंगा, इसलिए मैं डे टू डे बेसिस पे एसआईपी करता हूँ। आज के दिन भी मार्केट में गिरावट थी तो कुछ ईटीएफ्स में मेरी एसआईपी चली है, तो मैं इस तरह से एसआईपी करते चल रहा हूँ। क्या पता यही लो पॉइंट हो, क्या पता नीचे वाला ये लो पॉइंट हो, तो मेरे लिए लो पॉइंट कुछ भी हो सकता है मार्केट में, एंड ये चीज़ें कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इसलिए डे टू डे बेसिस पे अपनी एसआईपी करते रहो, हर लेवल पे एसआईपी करते रहना चाहिए जब तक मार्केट नीचे आ रहा है, जब तक फंड आपको अलाउ कर रहा है। ऑफकोर्स फंड नहीं रहेगा तो नहीं कर पाओगे, बट उसकी भी प्लानिंग पहले से करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आप फंड जो है अचानक से आपका खत्म हो जाएगा, अगर मनी मैनेजमेंट नहीं आएगा तो फिर ट्रेडिंग भी मुश्किल हो जाती है। तो अब फार्मा की बात कर लेते हैं। फार्मा में देखो, फार्मा भी एक ऐसा सेक्टर था जो कि काफी ज्यादा नहीं गिरा है। आईटी ने अपने देखा टॉप से 7% गिरा हुआ, इसको लाइन चार्ट कर लेते हैं। अब देखो आईटी 7% गिरा है, फार्मा कितना गिरा है 7%, ऑलमोस्ट 8% आप मान सकते हो। 8% इसमें भी गिरावट है, 7-8% बहुत ज्यादा नहीं है। निफ्टी इससे ज्यादा 12% गिर चुका है। तो ब्रॉडर मार्केट आपका जब 12% गिरा हो तो आप सेक्टर से उम्मीद करते हो कि 20-20% भी गिर सकते हैं, और गिरे भी हैं। लेकिन ये दोनों सेक्टर अभी स्ट्रांग हैं और अच्छी खासी तेजी दिखा रहे हैं। फार्मा भी काफी अच्छा खासा कंसोलिडेट किया है इस टाइम पे, बहुत ज्यादा नीचे नहीं गया है और 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास है। प्लस में प्राइस एक्शन का सपोर्ट बन रहा है। उससे भी पॉजिटिव चीज, इसने लो नहीं तोड़ा। ये जो लो है इसका 21 या 22 मान सकते हो इसको, 22 का लो नहीं तोड़ा, क्योंकि इससे पहले देखोगे तो एकदम नाइस अप ट्रेंड में आ रहा है। ये अप ट्रेंड एक लो बनता है, यहाँ पे वापस ऊपर चलता है, यानी हायर हाई बनता है, हायर लो बनता है, देन हायर हाई एंड हायर लो ही बना हुआ है। इस बार जो है थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है कि लोअर लो बना हुआ है, लेकिन अभी इसने कंफर्म नहीं किया। इस तरह से जब कंफर्म करेगा तभी इसमें ब्रेकडाउन हम लोग मान सकते हैं, बट ब्रेकडाउन अभी हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी सपोर्ट मान के ऊपर की तरफ ही मान सकते हैं। अदरवाइज रेंज बाउंड एक्शन चल सकता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से ब्रेकडाउन ही होगा। रेंज बाउंड एक्शन कैसे चलता है, ये इसी रेंज में वापस ट्रेवल करता रह जाएगा जब तक मार्केट एक सपोर्ट नहीं ढूंढ लेता प्रॉपर, यानी कि ब्रॉडर मार्केट निफ्टी। और जैसे निफ्टी अच्छा करने की कोशिश करेगा, ये यहाँ से ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो ये काम फार्मा में पहले भी हुए हैं। देखो इस टाइम पे भी ये रेंज बाउंड ही एक्शन फाइनली चला है और फाइनली एक ब्रेकआउट यहाँ पे भी देखोगे तो इसने रेंज बाउंड एक्शन दिखा के ही ब्रेकआउट दिखाया। तो ये काम पहले फार्मा में हुआ है और यही काम फिर से हो सकता है। अगेन हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जो कि गलत हो सकता है। तो सेक्टरल में हेवी नहीं जाना है, यानी कि हमेशा वन लॉट से ट्राई आउट किया जा सकता है अगर करना है तो। एक्स्ट्रा कैपिटल है, एक्स्ट्रा फंड अलाउ कर रहे हैं, जो कि इस बार नहीं कर रहे होंगे इस टाइम पे, क्योंकि ऑलरेडी काफी एवरेजिंग हो चुकी है। बहुत लोगों के पोजीशंस फंसे हैं ऊपर में भी, तो ऑलरेडी एवरेजिंग आउट चल रही है। तो देख सकते हो, इसलिए प्रायोरिटी जो है, क्योंकि सबकी कैपिटल एक जैसे नहीं है, ठीक है, तो प्रायोरिटी वाइज चलना है। अगर प्रायोरिटी आपकी इस तरह की लगती है तो आप इसमें जा सकते हो। अदरवाइज दूसरी प्रायोरिटी क्या ढूंढी जा सकती है, जहां पे ऑलरेडी वैल्यू दिख रही है, जो कि मैंने पहले बताया। तो वैल्यू पिकर्स हैं वो, उनके लिए पूरा मार्केट ही वैल्यूएबल अभी दिख रहा है और एक्यूमुलेशन का जोन बन रहा है बहुत सारी ईटीएफ में। तो सिंपली एक्यूमुलेट भी किया जा सकता है, जरूरी नहीं कि आपको इस ईटीएफ को देखना ही है, एनालिसिस हो रही है तो। स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स की फटाफट बात कर लेते हैं। इसके बारे में कल भी हमने बात की थी और एक कमेंट भी आया था कि अल्फा में कहाँ पे देखा जा सकता है। देखो अल्फा तो ऑलरेडी सपोर्ट पे है। दूसरी चीज क्या है इसमें, अल्फा के लिए मैंने कल बताया था आपको कि 42 का सपोर्ट जो है ये बेस्ट सपोर्ट बनेगा एक लमसम बाई करने के लिए। और लमसम भी यहाँ पे 100% बाई करने के लिए मैंने मना किया था, क्योंकि अल्फा जो है ना बहुत वोलेटाइल है और बहुत वोलेटाइल है। इसका मतलब ये 40% भी जा सकता है और यहाँ तक 42 तक आते हैं। तो इसमें गिरावट कितनी हो रही है, ऑलमोस्ट 30% के आसपास। तो 30% से स्टिल पॉसिबिलिटी है कि 5-10% एक्स्ट्रा ये जा सकता है। और इसके लिए, इसको काउंटर करने के लिए क्या काम आएगा, मान लो अगर आपने 70 to 80% कैपिटल लगा दिया 42 पे, अगर आपने नहीं किया होगा अब तक तो ये अप्रोच जो है, अगर आप ये कर रहे हो तो, अगर आप वेट कर रहे हो एक ही बार में कैपिटल लगाने की, तो 42 पे देखा जा सकता है। एंड यहाँ से 70 to 80% कैपिटल को एलोकेट किया जा सकता है। बाकी 20-30% जो है उनसे एसआईपी की जा सकती है, अगर फर्दर ये 5-10% करेक्ट हो जाता है। तो ये अप्रोच अल्फा में अपनाया जा सकता है। अदरवाइज मेरी तरह अगर आप फॉलो कर रहे हो तो डेली बेसिस पे एसआईपी करते रहो, जिस तरह से ये गिरावट चल रही है। और मैंने भी बताया था आपको 42 पे आएगा, तो दूसरे अकाउंट में एक लमसम यहाँ पे करने की सोचूंगा। तो देखता हूँ, अभी 42 तक आया नहीं है एंड 42 तक आ सकता है। मे बी इस लेग में नहीं आएगा, यानी कि ये जो लेग बना था इस तरह से ऊपर गया है, वापस ये नीचे आया, तो एक ऊपर इसमें लेग की मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये ऊपर जाएगा ना, तब तक मैं वेट करूंगा। अगर यहाँ से ये निकल गया, मान लो इधर से नीचे आया ही नहीं, तो फिर ठीक है, वेल एंड गुड, अच्छी खासी पोजीशन हो चुकी है। नीचे आता है तो एक लॉट फिर यहाँ पे लमसम ट्राई कर दिया जाएगा 42 पे। तो ये मेरा प्लान है अल्फा में।
एंड अल्फा काफ़ी वोलेटाइल है, तो ये इस चीज़ को आप ध्यान देखना। और दूसरा स्मार्ट बीटा ETF जो कि काफ़ी गिर रहा है आजकल, उसके बारे में भी मैं बात कर लेता हूँ, सो दैट बहुत सारे लोग होंगे इसमें भी फंसे हुए। तो देखो, फंसा हुआ नहीं मानना है। ETF आपने सेलेक्ट किया तो आई होप कि आपने अपनी रिस्क कैपेबिलिटीज़ के अनुसार ही सेलेक्ट किया होगा। ऐसा नहीं कि अब गिर रहा है तो फिर पता लग रहा है कि हाँ ये तो बहुत खराब, मैंने ETF पिक कर लिया। नहीं, इसके बारे में ऑलरेडी हमने बात कर रखी है कि किस तरह की ETFs हैं। अब देखो 22% का करेक्शन जो है मोमेंटम 50 में हो चुका है, तो मोमेंटम है, तो मोमेंटम आपको पता है दो धारी तलवार है, यानी कि अगर आपको ऊपर की तरफ ये अच्छा खासा दे रहा है मजा, तो फिर नीचे की तरफ भी थोड़ा सा झेलाने वाला भी मजा ये देगा। तो इसलिए ETF को बिना जाने ना सिलेक्ट नहीं करना है, चाहे वो कितना भी रिटर्न देता हो। अपने रिस्क कैपेबिलिटीज को देख के ही काम करना है। अब मोमेंटम गिर रहा है तो इसमें भी देखो एक लेग तो ये नीचे इस तरह से काम हुआ, नीचे आया है काफ़ी, वापस यहाँ से एक्सपेक्ट करें कि ऊपर एक मूवमेंट होगा एंड फिर फाइनली इसको नीचे आता है। तो इसमें भी देखा जा सकता है, किसी को अगर देखना है, ऑलरेडी 22% की करेक्शन हो चुकी है और नीचे ये 30% तक करेक्शन दे देगा, तो फिर लमसम वाला मौका बन जाएगा ऐसे वाले ETFs में। तो आई होप कि ये वीडियो एनालिसिस आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।